दिनांक 14 दिसंबर वर्ष 2020, 9वीं कक्षा मैथ्स 2। इस वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर त्रिभुज का प्रश्न संग्रह 3.3 करेंगे। 3.3 को समझने के लिए कुछ बेसिक्स जो नियम हैं, जो मूलभूत सूत्र हैं, नियम हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ये नियम यदि आप अच्छे से समझ गए तो 3.3 के सवाल आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो एक नियम समझना है बेटा, जिस नियम को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। इस नियम के अनुसार जैसे कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC की जगह पे कोई भी त्रिभुज हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर त्रिभुज ABC है और उस त्रिभुज ABC में देखिए 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, AB पहली भुजा, BC दूसरी भुजा, AC तीसरी भुजा। इन 3 भुजाओं में से अगर कोई भी 2 भुजा सर्वांगसम है, यानी कि उनके माप बराबर हैं, तो क्या होगा, तो उन सर्वांगसम भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC में 2 भुजा सर्वांगसम दी है, AB सर्वांगसम AC। तब सूत्र क्या बनता है? सूत्र ये बनता है कि AB के सामने वाला कोण और भुजा AC का सामने वाला कोण वो भी सर्वांगसम होगा। अब सर्वांगसम कोण कैसे लिखते हैं? देखिए, अगर आपको AC का सामने वाला कोण लिखना है तो क्या करना होगा, बीच में जो अक्षर गायब है वही लिख दीजिए। जैसे यहाँ A और C लिखा है तो कौन सा अक्षर यहाँ पर नहीं है? B नहीं है, तो AC के सामने का कोण हो जाएगा ABC, B बीच में लिख दीजिए। तो यहाँ पर AC का सम्मुख कोण ABC या कोण B भी लिख सकते हैं। ऐसे ही AB के सम्मुख कोण कौन सा होगा? बीच में कौन सा अक्षर गायब है? A तो लिखा है, B भी लिखा है, क्या नहीं लिखा है? C यहाँ पर नहीं लिखा है। तो बीच में अगर C लिख देंगे तो ये भुजा AB का सम्मुख कोण हो जाएगा, कोण ACB। तो यहाँ भुजा AB सर्वांगसम AC है, तो इन दोनों के जो सम्मुख कोण है वो भी सर्वांगसम होंगे। यही सूत्र है और इस सूत्र को समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय कहते हैं। इसे यहाँ पर सिद्ध किया गया है। कैसे सिद्ध किया? देखिए, ये त्रिभुज ABC है। अब यहाँ पर AB सर्वांगसम AC ये दिया गया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, दिया क्या है? त्रिभुज ABC में भुजा AB सर्वांगसम AC है। हमें सिद्ध करना है कि इनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो एक रचना करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक खींचा जो कि भुजा BC को D पर काटा है। तो इस रचना के आधार पर इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे, इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। प्रमेय किसे कहते हैं? जिस सूत्र को सिद्ध किया जा सके वो प्रमेय कहलाती है। तो उत्पत्ति में देखिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। ये 2 त्रिभुज को यदि सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो यहाँ पर कोण B और ये कोण C भी सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम कोणों के जो संगत कोण होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। अब ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे? भुजा AB सर्वांगसम AC दिया ही है, फिर कोण BAD सर्वांगसम कोण DAC हो जाएगा, क्योंकि ये जो किरण AD है वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है, और ये जो भुजा AD है ये सामान्य भुजा है, तो इसलिए त्रिभुज BAD सर्वांगसम त्रिभुज CAD, कारण को भू को कसौटी से, इसलिए कोण B सर्वांगसम कोण C हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। इसी के आधार पर आपको ये यहाँ पर भरना है। त्रिभुज किस कसौटी से सर्वांगसम हुआ था? भू को भू कसौटी से। अब कोण ABD के सर्वांगसम क्या हो जाएगा? कोण ACD हो जाएगा। तो ये पहला नियम है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि त्रिभुज के 2 भुजा यदि सर्वांगसम हो तो उनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय कहते हैं। इसका विलोम भी होता है, लेकिन वो इस वर्ष रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ मैं। अगली बात आप समझ लीजिए कि माध्यिका किसे कहते हैं। त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं होती हैं किसी भी त्रिभुज में, जैसे यहाँ AB है, AC है और भुजा BC है। तो किसी भी भुजा का मध्य बिंदु और उसके सामने जो शीर्ष बिंदु है उसको यदि हम मिलाएं तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भी शीर्ष बिंदु और इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। और इस तरह से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं।
त्रिभुज ABC है, यहाँ पर देखिए BE एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है और FC एक माध्यिका है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। इनके संगम बिंदु को केंद्रव कहते हैं, केंद्रव, और जिसे G अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके पीछे एक संकल्पना और है। एक मज़े की बात यह है कि ये जो G है, ये जो बिंदु G है, ये हर एक माध्यिकाओं को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे अगर आप माध्यिका BE को देख लीजिए तो BG का हिस्सा बड़ा है और GE छोटा है, तो जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा वो उसका अनुपात 2 होगा और जो छोटा हिस्सा रहेगा उसका अनुपात 1 होगा। तो GE का अनुपात 1 और GB का अनुपात 2। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए AD में GD छोटा है और GA बड़ा है, तो GD होगा 1, GA होगा 2। ऐसे इस माध्यिका FC में GF होगा 1 और GC होगा 2। तो इस तरह ये जो केंद्रव है ये हर एक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये बात याद रखिएगा। अब अंतिम सूत्र आप समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका हमेशा कर्ण की आधी होती है। जैसे कि त्रिभुज ABC है, कर्ण किसे कहते हैं? जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B 90 है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी। अब यदि इस कर्ण पर माध्यिका खींच दें, BD माध्यिका हो गई कर्ण की, तो ये जो कर्ण की लंबाई है ये हमेशा कर्ण की आधी होगी। यानी कि यदि कर्ण AC 10 है तो जो BD है, जो कि कर्ण की माध्यिका BD है, वह 5 हो जाएगी। AC अगर 20 है तो जो BD है उसकी आधी 10 हो जाएगी। तो कर्ण की माध्यिका हमेशा कर्ण की आधी होती, उसे यहाँ पर सिद्ध किया गया है। इस नियम को भी सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए ये भी एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। इसे सिद्ध करते हैं। दिया क्या है? समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका BD है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? जो सूत्र है वही हमें सिद्ध करना है। सूत्र क्या है? कि BD AC का आधा है, BD बराबर हाफ AC। अब इसे सिद्ध करने के लिए एक रचना की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? BD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि BD बराबर DE हो गया और बाद में EC को मिला दिया। वही यहाँ पर लिखा गया रचना में। अब उपपत्ति, अब यहाँ जो उपपत्ति दी गई है इसमें सिर्फ मुख्य सोपान दर्शाए गए हैं, हमें जो है इसे पूरा करके लिखना है। जैसे कि ये त्रिभुज ADB सर्वांगसम CDE भू को भू कसौटी से ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर के स्टेप नहीं लिखे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDE में देखिए D जो है मध्य बिंदु है, इसलिए AD सर्वांगसम DC हो जाएगा, क्योंकि BD माध्यिका थी, यानी कि D मध्य बिंदु है। दत्त लिख सकते हैं इसका कारण, AD सर्वांगसम DC दत्त, BD सर्वांगसम DE रचना से, और कोण ADB सर्वांगसम कोण CDE शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम CDE भू को भू कसौटी। तो ये ऊपर के स्टेप जो मैंने बोला उस तरह से लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद एक स्टेप और मिस किया गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण ABD सर्वांगसम कोण DEC कारण सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। इसलिए फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा, रेख AB समांतर रेख EC कारण एकांतर कोण कसौटी। अगर एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब इसके बाद त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके बीच में भी स्टेप है। ये रेख AB समांतर EC के बाद में क्या स्टेप्स आएगा? इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ECB में AB सर्वांगसम EC सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि देखिए त्रिभुज हमने सर्वांगसम किया है तो इसमें AB और CE संगत भुजा है।
उसके बाद कोण ABC सर्वांगसम कोण ECB, कारण प्रत्येक 90 अंश। फिर BC सर्वांगसम BC सामान्य भुजा, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECB के, कारण भू को भू कसौटी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BE सर्वांगसम AC, BE बराबर AC लिख सकते हैं, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। फिर हम BE को 2BD लिख सकते हैं, BE के जगह पे 2BD हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या मिलेगा, 2BD बराबर AC। इस 2 को जब आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये स्टेप मिल जाएगा BD बराबर हाफ AC। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। अब आइए शुरू करते हैं 3.3 का पहला सवाल, जिसमें ये आकृति दी है। यहाँ पर चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। AB और AC में देखो एक ही प्रकार का चिन्ह बना है, इसका मतलब AB और AC सर्वांगसम है। इसी प्रकार DB और DC में भी एक ही चिन्ह है, यानी DB और DC भी सर्वांगसम है। कोण ABC का माप x दिया है, कोण ACB का माप 50 डिग्री है, कोण DBC 60 डिग्री है और कोण DCB y है। तो यहाँ पर हमें कोण x और y का माप ज्ञात करना है। इसके बाद कोण ABD और कोण ACD ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का पहला सवाल। तो हमने आकृति बना लिया, जो ज्ञात करना है वो लिख दिया। अब हल में सबसे पहले त्रिभुज ABC लिख देंगे, क्योंकि x ज्ञात करना है। तो x कहाँ पर है, त्रिभुज ABC में है। तो त्रिभुज ABC में AB सर्वांगसम AC ये दत्त है। अब जो पहला मैंने फार्मूला बताया था आपको कि त्रिभुज की अगर 2 भुजा सर्वांगसम है तो उसके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण कैसे पहचानते हैं, जो अक्षर गायब है वही बीच में लिख देना है। जैसे कोण यहाँ पर C गायब है तो कोण ACB हो जाएगा, इसकी सम्मुख भुजा। इसका हो जाएगा कोण ABC, तो भुजा AB सर्वांगसम AC है तो इसके सम्मुख कोण कोण ACB और कोण ABC भी सर्वांगसम हो जाएंगे, कारण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अब कोण ACB का माप 50 डिग्री है, कोण ACB 50 डिग्री और कोण ABC का माप x है, तो x 50 डिग्री हो गया। y भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज BDC में। BD सर्वांगसम DC ये दिया गया है, दत्त, कारण क्या आ जाएगा, दत्त आ जाएगा। इसलिए इसके सम्मुख कोण कैसे लिखेंगे, यहाँ C गायब है तो कोण BCD हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण। और यहाँ पर देखिए B गायब है तो भुजा DC का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण DBC। तो कोण BCD सर्वांगसम हो जाएगा कोण DBC के, कोण BCD सर्वांगसम हो जाएगा कोण DBC के। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अब BCD का माप y है, DBC का माप 60 है, तो y बराबर 60 डिग्री हो गया। तो x और y के माप मिल गए। अब हमें ज्ञात करना है कोण ABD का माप, कोण ABD। तो आकृति में देखिए ध्यान से, कोण ABD ये जो बड़ा कोण है ये x और 60 इन दोनों से मिल के बना है। तो इसलिए कोण ABD बराबर x + 60 यानी 50 + 60 यानी 110 डिग्री। अब कोण ACD कैसे ज्ञात करेंगे, कोण ACD ये देखिए 50 और y इन दो मापों से मिलके बना है। तो इसलिए कोण ACD y + 50 यानी 60 + 50 यानी 110 डिग्री हो गया। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरे सवाल में समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 दी है, हमें कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। इसलिए कर्ण की माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी, कर्ण की लंबाई बटे 2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। तो इसलिए कर्ण की माध्यिका की लंबाई हो जाएगी 7.5। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में त्रिभुज PQR है जहाँ पर कोण Q 90 है, PQ का माप 12 है, QR का माप 5 है। QS यह भुजा, ये जो QS है यह भुजा PR की माध्यिका है, तो हमें ये QS ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए PQR में Q 90 है यानी ये समकोण त्रिभुज है। QS जो कि कर्ण की माध्यिका है हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो यदि एक बार कर्ण मिल जाए तो उसका आधा कर देंगे तो माध्यिका QS भी मिल जाएगा। कर्ण कैसे मिलेगा, पाइथागोरस से।
क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है, दो भुजाओं की लंबाई पता है, तो तीसरी भुजाओं की लंबाई पाइथागोरस के प्रमेय से ज्ञात की जा सकती है। तो त्रिभुज PQR में भुजा PQ और QR की लंबाई पता है, पाइथागोरस लगा के PR की लंबाई निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, QS मिल जाएगा। त्रिभुज तो शुरू करते हैं। त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री दत्त। अब पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस का कैसे लगाते हैं मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत आसान नियम है। Q 90 है तो Q को आप छुपा दीजिए, आप Q नहीं लिखना है आपको, जो 90 है पहले वो नहीं लिखना है। Q 90 है तो बचा क्या, PR का स्क्वायर बच गया। अब फिर बराबर लिखना है, बराबर के बाद जो कोण 90 है वो वहाँ से ही शुरू होने वाली भुजा लिखनी है, Q से ही स्टार्ट होने वाली भुजा लिखनी है। Q 90 है तो QP स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा Q से स्टार्ट होनी चाहिए, वो QR स्क्वायर। यही है पाइथागोरस का प्रमेय, बहुत आसान है ये। अब PR स्क्वायर वैसे ही रहेगा, PQ का मान 12 है तो 12 स्क्वायर, QR का मान 5 है तो 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, ये PR स्क्वायर हो जाएगा 169। वर्गमूल दोनों तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा 13। तो कर्ण की लंबाई 13 मिल गई। अब हमें कर्ण की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है, इसलिए QS ये PR का आधा हो जाएगा, यानी कि QS 13 का आधा, इसलिए QS ये 3.5 हो जाएगा। चौथा और आखिरी सवाल, त्रिभुज PQR दिया है जहाँ पर PT माध्यिका है और G जो है वो उसका केंद्रक है। बिंदु G या त्रिभुज PQR की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है। यहाँ पर GT की लंबाई 2.5 दी है, हमें PG और PT ये दो लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का जो संगम बिंदु केंद्र होता है वो हर एक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ PG और GT का अनुपात 2 और 1 होगा, क्योंकि PG बड़ा है इसलिए वो 2, GT छोटा है इसलिए वो 1। अब यहाँ GT का मान हमें पता है 2.5, तो GT की जगह पे 2.5 लिख दिया। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 इंटू PG और 2 इंटू 2.5 हो जाएगा। 2 इंटू 2.55 यानी PG की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब PT की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? PT की लंबाई देखिए PG प्लस GT है, तो PT की लंबाई क्या है, PG प्लस GT यानी 5 प्लस 2.5, इसलिए PT बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न संग्रह 3.3 समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से समझिए इसे। कहीं पर कोई तकलीफ़ हो समझने में, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, और इसे अच्छी तरह समझ के अपने मन से अपने नोटबुक में हल करिए और ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।